हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जो आपके डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स DSSB, TGT, नेचुरल साइंस, KVS साइंस TGT एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये बेसिक सा चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ऑलरेडी हम लोगों ने जो है क्लास 9th केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स NCERT बुक में मेंशन है उसको कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, एंड नेक्स्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। उसके बाद से मैं आप लोगों के साथ DSSB TGT नेचुरल साइंस 2021 की केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको भी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। आई होप आप लोगों ने जो है उन सारे वीडियोस को देखने के बाद से इस वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को डिस्कस करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको रिवाइज करेंगे। आप लोग के साथ में डिस्कस कर चुका हूं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मीन्स क्या होता है? फिजिकल चेंज मीन्स किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होता है उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सारी प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं और इनकी चेंजेस जो भी होती है इसकी प्रॉपर्टीज में, उसे हम फिजिकल चेंज के अंदर इंक्लूड करते हैं। फिजिकल चेंज में जो है कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिजिकल चेंज एक प्रकार का जो है रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। आप इस एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। ये बलून का जो है फूलना और पिचकना जो है एक प्रकार का फिजिकल चेंज होता है। आइस जो है, आइस के डिफरेंट फॉर्म्स पाए जाते हैं। आइस मेल्टिंग करके वाटर में कन्वर्ट होता है और ये वाटर जब बॉयल होता है तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर जो है वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में पाया जा रहा है। इट मीन्स ये जो कन्वर्जन जो है वाटर का एक प्रकार का जो है फिजिकल चेंज है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैन को जो है क्रश करना, ये जो मेल्टिंग होता है किसका? आइस का। उसके बाद से जो है बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब हम मिक्स करते हैं किसको? सैंड को, किसके साथ? वाटर के साथ। ग्लास का ब्रेक करना, जब हम डिजोल्व करते हैं शुगर को वाटर के साथ और पेपर को हम फोल्ड करते हैं, इट मीन्स श्रेडिंग करना। जब हम वुड को जो है काट रहे होते हैं, जब हम मिक्स करते हैं किसको? ग्रीन मार्बल को रेड मार्बल के साथ। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये सारे प्रॉपर्टीज जो है आपके फिजिकल चेंज के अंदर इंक्लूड किया गया है। केमिकल चेंज क्या होता है इसको भी आसानी से समझ लेते हैं। केमिकल चेंज भी किसी भी मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है चेंजेस देखने को मिलता है और केमिकल प्रॉपर्टीज की चेंज होने की वजह से हमें जो है न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो केमिकल चेंज है एक प्रकार का जो है वो केमिकल रिएक्शन ही होता है। केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। बर्निंग जो होता है एक प्रकार का केमिकल चेंज है, लेकिन आपको यहाँ पे सावधान होना है। जब हम बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करते हैं तो ये फिजिकल चेंज भी है एज वेल एज केमिकल चेंजेस है। आपसे अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाए कि बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट कर दिया जाए फिजिकल चेंज, सेकंड ऑप्शन क्रिएट कर दिया जाए केमिकल चेंज, एंड थर्ड ऑप्शन क्रिएट कर दिया जाए बोथ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इट मींस बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल होता है इट मींस आप ऐसे समझ सकते हो, ये मिल्क है, मिल्क को आप कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इस कर्ड को आप मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इट मींस केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं केमिकल चेंज का। मिल्क का खट्टा होना,
ये जो कर्ड का फॉर्मेशन होता है मिल्क से, ये भी एक प्रकार का जो है केमिकल चेंज है। ये फूड का कुकिंग करना, जब हम किचन में खाना को बना रहे होते हैं, वो उसमें भी एक प्रकार का जो है केमिकल चेंज है। डाइजेशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, जो भी हमने कुछ खाना खाया उसका डाइजेस्ट होना एक प्रकार का केमिकल चेंज है। उसके बाद से जो खाना खाने के बाद से हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी हमें आता कहाँ से? बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। ये भी केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, बेसिकली फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए हमें एक फंजाई की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम ईस्ट कहते हैं। और ईस्ट जो है एक प्रकार का यूनिसेलुलर फंजाई होता है, यूनिसेलुलर फंजाई होता है। और बेसिकली फंजाई का स्टडी करना माइकोलॉजी कहलाता है। बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा फंजाई के ऊपर, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि जो है आप मुझे ये फंजाई पढ़ाने लगे। ये मैं फर्मेंटेशन प्रोसेस की बात करता हूँ। बेसिकली जब हम ग्रेप्स का फर्मेंटेशन करते हैं तो वाइन ऑब्टेन होता है, वाइन ऑब्टेन होता है, और उसमें जो है ईस्ट फंजाई का यूज किया जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक प्रकार का जो है केमिकल चेंज है। और बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, किसी भी फ्यूल की अगर हम बात करें उसका बर्निंग होना जो है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। जैसे कि वुड हो सकता है, कोल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, एलपीजी। एलपीजी मीन्स व्हाट? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। किसी भी अगर हम बर्निंग की बात करें कैंडल वैक्स का, ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। और राइपेनिंग ऑफ द फ्रूट्स, राइपेनिंग ऑफ द फ्रूट्स जो है वो एक प्रकार का केमिकल चेंज है। क्योंकि जब हम बात करते हैं राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स की, ये सपोज कीजिए कि आपका एक ग्रीन ग्रीन मैंगो है, ये जब राइपेनिंग इसका नहीं हुआ होता है तो ये आपका ग्रीन होता है, लेकिन आफ्टर राइपनिंग ये जो है आपका येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली ये एक प्रकार का जो केमिकल चेंज होता है। हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज भी न्यू होगी। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व करता है केमिकल चेंजेस को। इट मींस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, अगर आप केमिकल रिएक्शंस की बात करते हो तो उसमें केमिकल चेंजेस तो इन्वॉल्व ही होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो भी एटम्स होते हैं उसका बेसिकली रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट मींस व्हाट? अगर हम बात करें, ये आपका हाइड्रोजन है, ये बेसिकली आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बेसिकली गैसेस स्टेट में पाया जाता है। ये ऑक्सीजन है, ये भी गैसेस स्टेट में पाया जाता है। फेमस एग्जांपल ऑलरेडी आप लोग जो है वो फेमिलियर होंगे इस एग्जांपल से। तो ये जो H2O बन रहा है लिक्विड स्टेट में बेसिकली ये बनता है, और इसका स्टेट लिक्विड होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस स्टेट में पाया जा रहा है, ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में पाया जा रहा है। इन दोनों के एटम्स के बीच रीअरेंजमेंट होता है, और एज ए रिजल्ट न्यू सब्सटेंस का हमें फॉर्मेशन होता है, और जिसकी प्रॉपर्टीज जो है इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। और ये जो पार्ट है लेफ्ट वाला पार्ट जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो होता है उसे हम रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि H2 एंड O2, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2O में। H2O आपका बेसिकली लिक्विड है। ये वाला जो पार्ट है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इसे आप लेफ्ट साइड कह सकते हैं, ये रिएक्टेंट्स कहलाता है। और ये वाला पार्ट जो है जो रिएक्टेंट्स के रिएक्शंस के थ्रू या फिर रिजल्टेंट के थ्रू ऑब्टेन होता है, उसे हम बेसिकली इस वाले पार्ट को हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। आप एग्जांपल समझ सकते हैं। एग्जांपल है आपका, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बॉन्ड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिकली हमें जो किसके रूप में ऑब्टेन होता है? व्हाइट पाउडर के रूप में। तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो है एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपका मैग्नीशियम एज ए रिबन है, और यहाँ पे आपको जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट मींस नया सब्सटेंस बन गया, व्हाइट पाउडर के रूप में ऑब्टेन हो रहा है। ये भी एक प्रकार का जो है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में? ये सारी प्रॉपर्टीज जो है किसी एक केमिकल रिएक्शंस में नहीं देखी जा सकती, लेकिन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में हम डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, सेकेंड प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, थर्ड प्रॉपर्टीज है कलर का चेंज होना, एंड नेक्स्ट टेम्परेचर का भी चेंज देखने को मिलता है, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमें स्टेट भी चेंज देखने को मिलता है केमिकल रिएक्शन में। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। आइए एक एक एग्जांपल्स के थ्रू हम इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी मेटल हो जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जो है हाइड्रोजन गैस बेसिकली इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है जिंक। जिंक एक इंपॉर्टेंट मेटल है जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है।
H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमें जो है बबल्स के रूप में हाइड्रोजन गैस जो है ऑब्टेन होता है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ किसका, केमिकल रिएक्शन का। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि हमें जो है प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रहा होता है केमिकल रिएक्शन में। पोटेशियम आयोडाइड जो है जब लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें जो येलो प्रेसिपिटेट मिलता है किसका, लेड आयोडाइड का। तो ये भी आप कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। थर्ड प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं कि जो चेंजेस कलर में चेंजेस देखने को मिलता है। सिट्रिक एसिड जब किसके साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, बेसिकली KMnO4 को हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। जब ये बेसिकली पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, पर्पल कलर में होता है। और ये जब रिएक्ट करता है किसके साथ, सिट्रिक एसिड के साथ, तो इसका जो कलर जो है वो पर्पल कलर से कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इट मींस इसका कलर जो डिसअपीयर हो जाता है। इट मींस हमें यहाँ पे भी जो है चेंजेस ऑफ कलर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। जब ये आपका क्विकलाइम है, क्विकलाइम मींस व्हाट, क्विकलाइम मींस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम कहते हैं। जब ये किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, तो फॉर्मेशन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली इसे हम कॉमन नेम में कहते हैं स्लैक्ड लाइम। और स्लैक्ड लाइम के फॉर्मेशन जब ये हो रहा होता है तो वहां पे हमें जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है। जब आप जो है क्विकलाइम को वाटर के साथ डिसॉल्व करोगे तो आपको जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होगा। और इसमें ये प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है कि बेसिकली टेम्परेचर जो है इस सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप जो है हीट की एनर्जी भी क्या होती है कि रिलीज होती है, इसको भी आप ऑब्जर्व करते हो। इसके बेस पे जो है केमिकल रिएक्शंस टू टाइप्स के होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में बेसिकली हीट जो होता है वो रिलीज होता है। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद रखेंगे, जब हम क्विकलाइम या फिर जो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो हीट क्या होती है कि आपका रिलीज होता है, और जिसके रिजल्टेंट जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और ये एक प्रकार का जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के रूप में आप एग्जांपल्स के रूप में याद रख सकते हैं, जो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, नॉट बेरियम क्लोराइड, BaOH का होल ट्वाइस, जब ये अमोनियम के साथ रिएक्ट करता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसका फॉर्मेशन बेसिकली BaCl2 होता है, एंड देन अमोनिया NH3 एंड देन वाटर। ये एक प्रकार का जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट जो होता है वो आपकी जो है वो कंज्यूम होती है। इट मींस इस रिएक्शन ये जस्ट अपोजिट होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आपका फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस जो होती है एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। क्योंकि इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी जो है हमें बाहर से जो है सनलाइट एंड क्लोरोफिल बेसिकली इसमें यूज होता है, पिगमेंट। लेकिन आप यहाँ पे सनलाइट जो देख रहे हो बेसिकली एनर्जी यहाँ पे यूज हो रहा है। इट मींस ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। उसके बाद से हम लोगों ने इस प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था कि चेंजेस ऑफ स्टेट भी देखने को मिलता है। जब वैक्स को जब हम बर्न करते हैं तो ये हमें जो है किसके फॉर्म में ऑब्टेन होता है, लिक्विड के भी फॉर्म में ऑब्टेन होता है। और उसके बाद से जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। इट मींस यहाँ पे जो है आपका ये वैक्स कैंडल जो है वो सॉलिड स्टेट में है और इसका जो स्टेट चेंज होकर के वाटर, इट मींस लिक्विड स्टेट भी हमें देखने को मिलता है। और देन आफ्टर जो है CO2 का भी फॉर्मेशन होता है, और CO2 का फॉर्मेशन इट मींस गैस का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत आसानी से कि केमिकल रिएक्शन में चेंजेस ऑफ स्टेट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो आपका वर्ड फॉर्मेट में दे रखा है उसको जब हम एक इक्वेशंस के थ्रू रिप्लेस करते हैं, एक छोटा सा टर्म यूज किया जाता है उसके लिए केमिकल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए केमिकल इक्वेशंस। बेसिकली ये जो पार्ट है ये रिएक्टेंट वाला पार्ट होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स वाला पार्ट होता है। और यहाँ पे हम जितने भी आपके मोर देन अगर 2 रिएक्टेंट्स हैं तो आप यहाँ पे एक और प्लस का साइन का आप यूज कर सकते हो। ऐसे हम जो भी आपके रिएक्टेंट्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम जो एरो साइन भी लगाते हैं जो प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा होता है।
हमेशा जो एरो का जो साइन होता है वो प्रोडक्ट की तरफ ही होता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको जो समझ में आया वो केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट है कि हम कैसे केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं। केमिकल इक्वेशंस तो आपने जो है समझ रखा कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। तो आप इसको कैसे लिखोगे इस केमिकल इक्वेशंस को, आप ऐसे लिख सकते हो। इसको हम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में जो है लिखने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं सिंबल का। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है और देन आफ्टर ऑक्सीजन O2, ये गैस हो गया और आप यहाँ पे लिख सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप आपको जो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने जो है क्लास 9th की जो भी चैप्टर्स था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें मैंने जो है डिटेल में डिस्कस किया था हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो है हम कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, सारे कॉन्सेप्ट उसमें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपसे ये मैं कहूं कि मैग्नीशियम को कंबाइन करो ऑक्सीजन के साथ और क्या बना दो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो MgO लिखने में थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम किस नाम से जानते हैं, Mg+O2। ये एक प्रकार का क्या हो गया, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली हम कैसे जो है ये पता कर सकते हैं कि आपका ये जो केमिकल रिएक्शन है वो आपका बैलेंस है या फिर नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो है पढ़ रखा है क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो किसने प्रपोज किया था, एंटनी लेवोजियर ने प्रपोज किया था। एंटोनी लेवोजियर ने उसको प्रपोज किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इट मींस मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमको ये समझना है कि कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस करें, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। इसके लिए एक छोटा सा मेथड होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू आप जो है किसी भी केमिकल इक्वेशंस को आप बैलेंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे H2SO4 है और यहाँ पे जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। आपको ऑलरेडी याद रखना है कि कभी भी मेटल जो है किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करे, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो चाहे H2SO4 हो, किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन या फिर रिलीज होता है। ये हम पता करेंगे कि ये जो इक्वेशन है क्या ये बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो छोड़ देंगे, अगर बैलेंस नहीं है तो फिर इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को और नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल को से हम कंपैरिजन करते हैं। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के साथ हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद से इन दोनों को हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखिए जिंक का कितना नंबर है एज ए रिएक्टेंट साइड 1 है, 1 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 1 है। इट मींस दोनों साइड जो नंबर ऑफ जिंक है एटम वो आपका इक्वल है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। इट मींस हाइड्रोजन का भी जो नंबर है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों ही इक्वल है। इट मींस हाइड्रोजन भी इक्वल है। सल्फर की बात कर लेते हैं, सल्फर नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड कितना है 1 है, प्रोडक्ट साइड कितना है 1 है। इट मींस सल्फर भी क्या है आपका बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितना है 4 है और इस साइड देखिए कितना है आपका 4 है। इट मींस ये आपका जो है ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस है। आप ये कह सकते हैं कि जो लिखा हुआ जो इक्वेशन है ये आपका बैलेंस है, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल है। नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। फेरस जो है कंबाइन होता है वाटर के साथ, किसका फॉर्मेशन होता है Fe3O4 और H2 का फॉर्मेशन होता है। आपको ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। Fe प्लस H2O कंबाइन होकर के Fe3O4 और H2 का फॉर्मेशन करते हैं। आपको चेक करना है, बेसिकली चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है कंपैरिजन करेंगे नंबर ऑफ एटम्स को रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। फेरस को सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं, कितना फेरस है आपके रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड कितना है फेरस 3, यहाँ पे 3। इट मींस पहले तो आपको फेरस को बैलेंस करना पड़ेगा। फेरस को बैलेंस करने के लिए जो है आपने क्या ऐड कर दिया, रिएक्टेंट साइड 3। इट मींस नंबर ऑफ फेरस तो आपका दोनों साइड इक्वल हो गया। देन आफ्टर जो है आपको कंपैरिजन करना है हाइड्रोजन एटम्स को। हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट साइड 2 हैं।
2 हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 है, इट मींस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दोनों साइड क्या है कि आपका इक्वल है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन एटम को कंपैरिजन कीजिए। ऑक्सीजन एटम कितना है रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड कितना है 4 है। इट मींस आपको जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नंबर ऐड्स करने पड़ेंगे, एज वेल एज रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, किसी भी साइड आपको जो ऐड करना पड़ सकता है। आप यहाँ पे जो अगर 4 यहाँ पे दे रखा है कि 4 आपके ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। 4 ऑक्सीजन पुट करने से आपका जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो इक्वल हो गया, लेकिन आप काउंट कीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 8 हो जा रहा है। इट मींस आपका जो हाइड्रोजन का जो नंबर है वो डिसबैलेंस हो गया। और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट साइड बेसिकली आपका जो हाइड्रोजन है वो तो आपका जो है 2 ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप जो है यहाँ पे 4 ऐड कर दीजिए। 4 ऐड करने से आपका जो बैलेंस्ड इक्वेशन होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिससे आपको जो क्लियरिटी हो, 3Fe प्लस 4H2O कंबाइन होकर के Fe3O4 प्लस 4H2, ये जो आपका ओवरऑल रिएक्शन है वो आपका क्या है कि बैलेंस है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं फेरस यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे फेरस 3 है रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड भी आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट साइड भी आपका फेरस 3 है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आप देखिए यहाँ पे भी आपका जो 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड आपके 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। इट मींस ओवरऑल ये रिएक्शन कैसा है आपका बैलेंस हो गया। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसके फिजिकल स्टेट्स को भी हम लिखते हैं। फिजिकल स्टेट्स रिएक्टेंट्स का भी लिखा जाता है और प्रोडक्ट्स दोनों को लिखा जाता है। फिजिकल स्टेट्स क्या क्या हो सकते हैं, गैसेस स्टेट हो सकता है, लिक्विड स्टेट हो सकता है, एक्वस मीडियम में भी प्रेजेंट होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कभी कभी, या फिर जो है वो सॉलिड स्टेट्स। और गैसेस स्टेट के लिए हम G यूज करते हैं सिंबल के रूप में, लिक्विड के लिए स्मॉल l एंड एक्वस मीडियम के लिए स्मॉल a एंड स्मॉल q यूज करते हैं। सॉलिड स्टेट के लिए S यूज करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको याद रखना है AQ से रिलेटेड, अगर हम एक्वस मीडियम की बात करते हैं तो इस केस में जो है किस केस में आप जो है यूज करोगे इस सिंबल को, अगर आपका रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स जो है वाटर में क्या है कि डिसॉल्व है, वाटर में डिसॉल्व है, तो उस केस में बेसिकली यूज किया जाता है AQ का सिंबल। AQ मींस एक्वस मीडियम में आपका वो रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट क्या है कि वाटर में वो डिसॉल्व है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है इस रिएक्शंस को देख करके। ये जो फेरस है यहाँ पे किस मीडियम में प्रेजेंट है, ये सॉलिड मीडियम में प्रेजेंट है, लेकिन ये वाटर के केस में यहाँ पे G दे रखा है, और वाटर तो बेसिकली लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पे वाटर के साथ अगर S दे रखा है, G दे रखा है, इट मींस जो है यहाँ पे वाटर को एज ए स्टीम के रूप में यूज किया जा रहा है उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में। आई होप आपको जो इस में कंफ्यूजन नहीं होगा वाटर को लेकर के। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो Fe3O4 हो रहा है, इसके पास जो है S लिखा है, इट मींस वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। S2 के सामने G दे रखा है, इट मींस वो हाइड्रोजन गैस है, इट मींस वो गैस स्टेट में प्रेजेंट है। कभी कभी रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो है अपने इस इक्वेशन पे इस एरो पे जो है उस टर्म को मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेट क्या है, गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी आपका गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है, और दोनों कंबाइन होकर के मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जिसका स्टेट क्या हो रहा है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है पर्टिकुलर रिएक्शन में। और ये जो 340 ATM जो है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो ग्रीन प्लांट में देखने को मिलता है। इस प्रोसेस की हेल्प से ग्रीन प्लांट्स फूड को प्रिपेयर करते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए CO2 वो एटमॉस्फेयर से कंज्यूम करते हैं, H2O रूट की हेल्प से वो एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। क्लोरोफिल पिगमेंट उनके पास प्रेजेंट होता है जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपने फूड को सिंथेसाइज कर पाते हैं एज ए फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। 6O2 एंड 6H2O का भी फॉर्मेशन होता है इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा गया DSSB TGT 2021 के एग्जाम में। एक रिएक्शन देकर के पूछा है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन जो है आपका फोटोसिंथेसिस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप जो इस इक्वेशन को आप अच्छे से याद रखेंगे।
बेसिकली आपको जो है ये इक्वेशन दे रखा है, ये वर्ड फॉर्मेट में है, इसको बेसिकली आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिख करके उसको जो है बैलेंस भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे H2 प्लस, क्लोरीन को आप जो है रिप्रेजेंट करेंगे Cl2, और एज ए रिस्पेक्ट क्या किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कंपैरिजन कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड कितना है आपके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड देखिए कितना है 1 है। इट मींस आपको जो है सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 को ऐड करेंगे। 2 को ऐड करने के बाद से नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है प्रोडक्ट के साइड कितना हो गया, 2 हो गया। इट मींस हाइड्रोजन का जो नंबर है वो बैलेंस हो गया। प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड दोनों ही साइड कितना है आपका, 2 है। क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन जो है आपके रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड भी कितना है आपके 2 है। इट मींस आपका यहाँ पे क्लोरीन का भी जो नंबर है वो बैलेंस हो गया। आप ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 इक्वल टू H2HCl, ये आपका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को हम लिखते हैं BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। किसके द्वारा जो क्या फॉर्मेशन होता है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। सिंपल है, बस केवल आपको फोकस करना है नंबर ऑफ जो भी रिएक्टेंट्स हैं और नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे फोकस कीजिए। आपका बेरियम जो है रिएक्टेंट साइड कितना है 1 है, प्रोडक्ट साइड कितना है 1 है। इट मींस बेरियम तो आपको जो इक्वल दिख रहा होगा। नेक्स्ट है आपका क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन का 2 है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले हम क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 ऐड कर दे और यहाँ पे अगर हम 3 ऐड कर दे, इससे क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ क्लोरीन जो होगा वो 6 हो जाएगा दोनों साइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन जो है रिएक्टेंट साइड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो है प्रोडक्ट साइड जो है 6 हो जाएगा। इट मींस क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। लेकिन क्लोरीन के बैलेंस होने से जो है बेरियम के नंबर पे इंपैक्ट पड़ा। क्या इंपैक्ट पड़ा, बेरियम का जो नंबर है वो रिएक्टेंट साइड 3 हो गया, लेकिन प्रोडक्ट साइड कितना है, प्रोडक्ट साइड जो है बेरियम 1 है। इसलिए हम यहाँ पे 3 ऐड करेंगे। 3 ऐड करने से जो नंबर ऑफ सल्फर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो रिएक्टेंट साइड जो सल्फर है उसकी संख्या कितनी है, 3 है। यहाँ पे कितना है, 3 है। इट मींस नंबर ऑफ सल्फर भी क्या है कि आपका इक्वल है, रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। उसके बाद से एल्युमिनियम को कंपैरिजन कर लेते हैं। एल्युमिनियम कितना है आपका, नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड 2 है और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड कितना है आपका 2 है। इट मींस नंबर ऑफ एल्युमिनियम जो आपका इक्वल है दोनों ही साइड। नेक्स्ट आपका लास्ट एलिमेंट क्या बचा, ऑक्सीजन बचा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड कितना है, जिससे मल्टीप्लाई बेसिकली हो जाता है। तो आप ये देख पाएंगे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स और रिएक्टेंट साइड वो 12 है। 4 × 3 आपका 12 हो जाएगा। प्रोडक्ट साइड देखिए कितना हो रहा है, प्रोडक्ट साइड भी जो है जब आप इसको देखेंगे कंपैरिजन करेंगे तो ऑक्सीजन का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इट मींस इस पूरे केमिकल इक्वेशन में जो आपके जो भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट थे वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो गए। इट मींस इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ये बड़ा लंबा सा जो इक्वेशन दिख रहा है ये आपका केमिकल बैलेंस इक्वेशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। नंबर ऑफ सोडियम जो रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। सोडियम आपको जो इक्वल दिख रहा होगा एंड हाइड्रोजन जो है 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। इट मींस 3 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट साइड। हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे आप जो है 2 को ऐड कीजिए। 2 को ऐड करने से क्या हो जाएगा, 2 को ऐड करने से यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो होगा वो प्रोडक्ट साइड 4 हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 ऐड करने से जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट साइड 4 हो जाएगा। इट मींस नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है वो आपका 4 हो गया, दोनों ही साइड इक्वल हो गया। इससे क्या इंपैक्ट पड़ा, यहाँ पे 2 ऐड करने से क्या इंपैक्ट पड़ा, यहाँ पे बेसिकली सोडियम का जो नंबर है वो
चेंज हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे सिंपली आप 2 लिख दीजिए। 2 लिखने से क्या हो जाएगा कि आपका सोडियम जो है वो भी इक्वल हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड भी 2 हो गया और प्रोडक्ट साइड भी 2 हो गया। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। इट मीन्स ये आपका ओवरऑल जो केमिकल इक्वेशन जो है वो आपका बैलेंस हो गया। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इस इक्वेशन को 2Na प्लस 2S2O 2NaOS प्लस S2। ये आपका ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली जो है केमिकल फॉर्म को जो है पहले लिखना है इक्वेशन को वर्ड फॉर्मेट में, और उसके सिंबल को भी आपको बताना है कि उसका स्टेट क्या है, इस स्टेट सिंबल को भी बताना है। जैसे कि डिफरेंट स्टेट्स में क्या होते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, आपके रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है BaCl2। इसका जो स्टेट है वो किस स्टेट में पाया जा रहा है, बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन है। इट मींस ये सॉल्यूशन फॉर्म में, और सोडियम सल्फेट Na2SO4 इसका भी क्या है कि वाटर में ये डिसॉल्व है, ये भी एक्वस मीडियम हो जाएगा और रिएक्ट करके जो है क्या फॉर्मेशन कर इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4, और ये इनसॉल्युबल इट मींस ये सॉलिड फॉर्म में पाया जा रहा है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को आप ऐसे लिखेंगे NaCl, ये किसमें प्रेजेंट है, एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है। तो ये तो ओवरऑल आपका स्टेटमेंट जो दे रखा था उसको मैंने जो है इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें बेसिकली आपको जो है नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है दोनों ही साइड, रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। बेरियम को देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, इट मींस बेरियम तो प्रेजेंट बैलेंस दिख रहा है। सोडियम को कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इट मींस सोडियम को पहले बैलेंस करते हैं। सोडियम को बैलेंस करते हैं, सोडियम को आप कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे आप 2 ऐड करेंगे। 2 ऐड करने के बाद सोडियम जो है इधर जो है प्रोडक्ट साइड 2 हो गया और यहाँ पे भी जो है रिएक्टेंट साइड भी 2 हो गया, इट मीन सोडियम भी बैलेंस हो गया। सल्फर को कंपैरिजन करते हैं, सल्फर जो है प्रोडक्ट साइड कितना है, 1 है, प्रोडक्ट साइड कितना है, 1 है और रिएक्टेंट साइड भी 1 है, इट मीन्स दोनों ही साइड जो है सल्फर क्या है कि इक्वल है, सल्फर इक्वल है। ऑक्सीजन को कंपैरिजन कर लेते हैं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, इट मींस ऑक्सीजन भी क्या है कि इक्वल है। ओवरऑल इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं BaCl2 एक्वस प्लस Na2SO4, इसका जो मीडियम है बेसिकली एक्वस मीडियम हो जाएगा, और ये BaSO4 और ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये 2NaCl जो है वो किस मीडियम में प्रेजेंट है, एक्वस मीडियम में। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है NaCl NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें डिसॉल्व है, आपका वाटर में, इट मींस ये एक्वस मीडियम में हो जाएगा। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी इसका जो सॉल्यूशन है वाटर में डिसॉल्व है, इट मींस HCl एक्वस मीडियम में हो जाएगा। दोनों रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं NaCl। और ये बेसिकली जो है ये इसका स्टेट क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का जो स्टेट है वो बेसिकली आपका हो जाएगा एक्वस मीडियम, क्योंकि ये डिसॉल्व है किसमें, वाटर में डिसॉल्व है और वाटर का फॉर्मेशन करता है, और वाटर जो है किस स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन नंबर सेकंड के थ्रू जो है इस इक्वेशन के थ्रू आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको कंपैरिजन करना है क्या इक्वेशन बैलेंस है, यहाँ पे सोडियम दिख रहा है 1, यहाँ पे भी 1, इट मींस नंबर ऑफ सोडियम इक्वल है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, इट मींस 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, इट मींस हाइड्रोजन भी बैलेंस है। क्लोरीन को कंपैरिजन कर लेते हैं, क्लोरीन जो है यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे जो क्लोरीन 1 दिख रहा है, इट मींस पूरा ओवरऑल जो रिएक्शन है NaOH प्लस HCl इक्वल ये आपका NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ओवरऑल जो रिएक्शन है अपने आप में क्या है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और इस रिएक्शंस को हम पॉपुलरली जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस आपके इस चैप्टर में आपको स्टडी करने हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे हम एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जो भी आपके डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन हैं
इसको हम डिटेल में एक एक करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन में टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को कॉमनली हम क्विकलाइम कहते हैं, और जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो है हीट भी रिलीज होती है। इट मींस ये एग्जांपल है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो या फिर एनर्जी रिलीज हो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल है एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ कोल। जब हम बर्निंग ऑफ कोल को बर्न करते हैं, इट मींस ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन होकर के बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द H2 एंड O2। यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है किससे, हाइड्रोजन से एंड वाटर से। तो ये जो आपका वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टू रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इट मींस आप ये कह सकते हैं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन का। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे विल कर दूं, तब कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और लार्ज अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसी को हम व्हाइट वॉशिंग के रूप में वॉल्स पे यूज करते हैं, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कुछ समय के बाद से जो है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपके नेचर में प्रेजेंट है और किस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपके वॉल्स पे जो साइनिक सरफेस 2 और 3 डेज के बाद से दिखाई दे रहा होता है वो किसका होता है, बेसिकली वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, और इस केमिकल फॉर्मूला में बेसिकली वाटर का भी क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है इस केमिकल रिएक्शन में। इस CaCO3 जो फॉर्मूला जो होता है वो मार्बल का भी फॉर्मूला होता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का भी फॉर्मूला होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। और भी कुछ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस की बर्निंग होती है तो CO2 गैस रिलीज होती है और वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। यहाँ से आपके एग्जाम्स DSSB TGT नेचुरल साइंस 2021 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो क्या CO2 रिलीज होती है। यस, बेसिकली उसमें आपको जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब हम नेचुरल गैस की बर्निंग करते हैं तो CO2 रिलीज होती है। नेचुरल गैस का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो मीथेन होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसकी बर्निंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एक्सोथर्मिक एक प्रोसेस का एग्जांपल है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में फूड मटेरियल ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। रिलीज जो एनर्जी जो होती है वो ATP के फॉर्म में होती है। कितना ATP का फॉर्मेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, 38 ATP। 38 ATP। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ATP को हम करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट होता है एडिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से उनका ब्रेक डाउन होता है टू और मोर देन टू प्रोडक्ट में। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट हीट हो सकता है। जब हीट की प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है,
उसे हम कहते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट ये डिकम्पोजिशन होता है किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में भी डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है। तो 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। फेरस सल्फेट है, हीट की प्रेजेंस में जो है फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, देन सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है CaCO3 को हम बेसिकली लाइमस्टोन भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का जो है इसका रिस्पेक्ट में हीट के प्रेजेंस में क्या होता है? हीट की प्रेजेंस में इसका भी जो है डिकम्पोजिशन होता है। क्विकलाइम को हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और CO2 का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली ये दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। नेक्स्ट और एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का PbNO3 लेड नाइट्रेट, हीट के प्रेजेंस में लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2 का फॉर्मेशन होता है। ये भी आप एग्जांपल्स के थ्रू आप जो है याद रख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या क्या कंडीशंस देखने को मिल रहा होता है। चैप्टर के रिमेनिंग पॉइंट्स को पार्ट नंबर 2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाने की वजह से इसे अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। आई होप आपको जो चैप्टर का पार्ट नंबर 1 पसंद आया होगा और इसके जो भी पॉइंट्स थे, कॉन्सेप्ट थे, उसको आप लोगों ने समझा होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।